बच्चों में राकेश कुमार सिंह, ठाकुर भगवती सिंह किसान इंटर कॉलेज जरवल रोड बहराइच में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग नियंत्रण और समन्वय पाठ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखो, नियंत्रण और समन्वय, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे नियंत्रण क्या है। नियंत्रण जीवधारियों के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने की क्रिया को नियंत्रण कहा जाता है। विभिन्न अंगों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने की क्रिया को नियंत्रण कहते हैं। जीवधारियों में नियंत्रण और समन्वय मुख्य रूप से दो तंत्रों द्वारा होता है। नियंत्रण और समन्वय जो होता है ये दो तरह से होता है। और समन्वय ये दो तरह से होता है। कैसे? तंत्रिकीय समन्वय और दूसरा होता है रासायनिक समन्वय। अब तंत्रिकीय समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिकीय समन्वय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिकीय समन्वय होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और रासायनिक समन्वय ये जो होता है वो किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी तंत्र के। ये जो होता है ये होता है अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। और इसको कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र को कहा जाता है इंडोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग जान लें। इंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों द्वारा हार्मोन्स का स्रावण होता है। ये ग्रंथियाँ कैसी होती हैं? इंडोक्राइन होती हैं या डक्टलेस। इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। तुम लोग 9 में इसको पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत। अब यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा स्कूल है जैसे ईंटों से मिलकर, इसकी आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? ईंट है। उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र जो है एक मकान की तरह है जिसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स। इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन्स। कार्यात्मक इकाई को
हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं या तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं। इससे लंबी शरीर में कोई कोशिका नहीं होती। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। लंबी कोशिकाएं होती हैं और एक बार विभाजित होने के बाद ये दोबारा विभाजित नहीं होती हैं। ये एक बार विभाजित होने के बाद 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 विभाजन की क्षमता इनकी समाप्त हो जाती है। विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। इनमें विभाजन की क्षमता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। और एक विशेषिक इनकी संरचना कैसी होती है? स्पेशल टाइप की होती है, विशेष प्रकार की संरचना। संरचना इनकी क्या होती है? विशेष प्रकार की होती है। विशेष प्रकार की होती है। अब यहाँ पे हम लोग एक सामान्य तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स का चित्र बना के देखेंगे उनमें क्या क्या होता है। यही न्यूरॉन्स जो होते हैं, ढेर सारे न्यूरॉन्स जुड़ के तंत्रिका ऊतक बनाते हैं और तंत्रिका ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अब एक न्यूरॉन्स की संरचना होती है, देखो। इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे इसको इसका हो गया ऐसे ऐसे फिर इसको जो है ऐसे नीचे लाएंगे। इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या होता है? एक वसा की झिल्ली होती है, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। लेकिन ये जो झिल्ली माइलिन शीथ होती है एक कंटिन्यूअस नहीं होती। क्या होता है? बीच बीच में ब्रेक होती है और इनमें एक बड़ा सा यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है। एक केंद्रक पाया जाता है और यहाँ चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? डॉटेड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसको हम नीजल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये क्या? इसको हम कहते हैं डेंड्रान्स। डेंड्रान्स और इसकी जो डेंड्रान्स की शाखाएं होती हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और एक क्या इसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब इसका केंद्रक। और इस पूरे ये जो वृत्ताकार संरचना है इसको हम कहते हैं साइटॉन। क्या कहते हैं? साइटॉन। और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है इसको हम कहते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। इसको क्या कहा जाता है? नीजल ग्रेन्यूल्स। और यहाँ पर ये जो फैटी लेयर इसके ऊपर पाई जाती है इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ या माइलिन आवरण। और ये जो बीच बीच में जो डिसकंटिन्यू जहाँ जहाँ होती है इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। रैनवियर एक वैज्ञानिक थे जिनके सम्मान में इस
संरचना को या इस लेयर को क्या नाम दिया गया, नोड ऑफ रैनवियर। और ये जो बीच में स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। अब देखो ये जो डेंड्राइट्स होता है, एक न्यूरॉन्स की क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एक न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन की संरचना, ये है न्यूरॉन्स की संरचना। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये दूसरे न्यूरॉन से इसी तरह से, दूसरे न्यूरॉन से, जैसे ये है ऐसे ऐसे, मान लो यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन है कोई, ये इससे इस तरह से जुड़े रहते हैं। इधर मान लो ये दूसरा कोई न्यूरॉन है, ये उससे जुड़े, इसी तरह से एक न्यूरॉन्स दूसरे डेंड्राइट्स के द्वारा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े रहते हैं। और ये क्या है, एक्सॉन। ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सॉन होता है। ये कहाँ जाता है, ये संवेदी अंगों को, ये जो है यहाँ पे संवेदी अंगों को जाता है, संवेदी अंगों जुड़ा रहता है। और ये जो दूसरा इधर वाला जो भाग डेंड्राइट्स होता है वो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहता है। और बीच में एक्सॉन पाया जाता है। यहाँ पे माइलिन शीथ है, एक कैसी होती है, वसायुक्त होती है, फैटी होती है, वसायुक्त होती है, जो क्या करती है, माइलिन शीथ का कार्य क्या है कि एक तरह से जैसे बिजली का वायर होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोल चढ़ी रहती है, उसी तरह से जिससे करंट बाहर ना आए, उसी तरह माइलिन शीथ एक्सॉन्स के ऊपर रहती है, इससे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसमें जाता है वो बाहर ना आए। यहाँ माइलिन शीथ का यही काम है। अब देखो ढेर सारे न्यूरॉन्स मिलके न्यूरॉन्स क्या बनाते हैं, न्यूरॉन्स मिलके बनाते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक बनाते हैं। और तमाम तंत्र और कई तंत्रिका ऊतक मिलकर, कई तंत्रिका ऊतक या सभी तंत्रिका ऊतक मिलकर, या सभी तंत्रिका ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्रिका ऊतक मिलकर, यहाँ पर ऊतक मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं यानी यहाँ पे हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या है, सबको मिलाने के बाद जो बनता है वो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र बनता है। और तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है, न्यूरॉन्स। यानी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन्स। अब हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये सबसे अधिक किसमें विकसित होता है, मैमल्स, और उससे भी अधिक किसमें, मोस्ट डेवलप्ड इन ह्यूमन बीइंग, मोस्ट डेवलप्ड इन ह्यूमन बीइंग। तंत्रिका तंत्र वह तंत्र होता है जो सोचने समझने तथा स्मरण रखने के साथ, यह वह तंत्र होता है जो सोचने समझने तथा स्मरण रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। सोचने समझने, सोचने
समझने और स्मरण रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों में नियंत्रण एवं सामंजस्य स्थापित करता है। संरचना के आधार पर मनुष्य में 3 प्रकार के, या मनुष्य का लें या स्तनधारी का लें, उनमें 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक इसमें पाए जाते हैं, चाहे हम पहले मनुष्य में पाए जाते हैं या जितने भी मैमल्स हैं सब में क्या है, 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। पहला तंत्रिका तंत्र क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये विभाजन इनके कार्यों के आधार पर किया गया है। तंत्रिका तंत्र के कार्यों के आधार पर पूरे शरीर में जो भी जितने भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनको मिला के जो तंत्र बना है, उनको हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब हम यहाँ एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जैसा इसके नाम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये क्या है, मुख्य तंत्रिका तंत्र होता है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। एक हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक क्या हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। इसके क्या होते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्ज। मस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन, जिससे हर कोई परिचित है, और मेरुरज्ज को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब हम यहाँ मस्तिष्क को सबसे पहले देखते हैं। यह पूरे शरीर का नियंत्रण कक्ष होता है। तो मस्तिष्क होता है, इसी के द्वारा हमारे पूरे शरीर की सारी क्रियाएं नियंत्रित होती। पूरे शरीर का एक नियंत्रण कक्ष होता है।
ये नियंत्रण कक्ष होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये जो मस्तिष्क होता है वो ब्रेन बॉक्स, ये जो हमारे सिर पे चारों तरफ हड्डी होती है उसके अंदर जो मस्तिष्क होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स, या इसका जो बायोलॉजिकल नेम है ब्रेन बॉक्स का उसको हम कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम। तो जो मस्तिष्क होता है वो कहाँ सुरक्षित होता है? क्रेनियम के अंदर। और ये क्रेनियम ए वाला जो हिस्सा होता है ये पूरा क्या है? क्रेनियम। और एक सामान्य मनुष्य में इसका जो मस्तिष्क का वजन होता है, मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक होता है। यानी जो सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क मतलब इतना नहीं, ये जो इसके अंदर, यहाँ से इसके अंदर जो भरा है उसको हम कहते हैं मस्तिष्क। उसका भार कितना होता है? 1350 या 1400 ग्राम होता है। और मस्तिष्क के चारों तरफ मेनिंजिस नामक आवरण पाया जाता है। मस्तिष्क के चारों तरफ मेनिंजिस नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। अब यहाँ पे ये मेनिंजिस और क्रेनियम, एक क्रेनियम किसका बना होता है? हड्डी का बना होता है। मेनिंजिस क्या होती है? एक प्रकार की विशेष झिल्ली होती। क्रेनियम और मेनिंजिस मिला के क्या करते हैं? मस्तिष्क के जो ब्रेन है उसको बाह्य आघात या अनेक प्रकार के इन्फेक्शन से उसको सुरक्षा देते हैं। अब ये मस्तिष्क क्या शरीर की सबसे जटिल संरचना में आता है। सबसे जटिल संरचना जो मस्तिष्क होता है क्या है? शरीर की सबसे जटिल संरचना। इससे जटिल शरीर में कुछ भी नहीं। अब मस्तिष्क को पुनः हम अनेक भागों में बांटते हैं। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। सब लोग इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो है मस्तिष्क को हम मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं इसकी संरचना के आधार पर। पहला क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कहते हैं इंग्लिश में प्रोजेनसेफेलॉन। मध्य मस्तिष्क को कहते हैं मेजेनसेफेलॉन। और पश्च मस्तिष्क को हम कहते हैं टीलेनसेफेलॉन। ये मस्तिष्क का अलग अलग 3 भाग होते हैं। क्या? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब पुनः इसको फिर डिवाइड किया जाता है, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि ये क्या है? सबसे जटिल संरचना है, तो इसका विभाजन भी क्या होगा? जटिल ही होगा। यहाँ पे देखो, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। पहला भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क का होता है सेरिब्रम। और दूसरा भाग होता है डायनसेफेलॉन। अब मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटते हैं?
इसको भी दो भाग में बांटते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम और सेरिब्रल पेडुंकल, सेरिब्रल पेडुंकल, और टीलेंसेफेलॉन को भी हम दो भाग में बांटते हैं। इसको देखो, इसको हम कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। इसका जो पहला भाग होता है सेरिबेलम। अब यहाँ दो चीजें देखनी। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? सेरिब्रम होता है, और पश्च मस्तिष्क में क्या होता है? सेरिबेलम होता है। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कार्य में इन दोनों के बहुत अंतर है, उसको अभी हम चर्चा करेंगे। और ये जो होता है यहाँ पे पश्च मस्तिष्क में जो दूसरा भाग होता है वो होता है मेडुला, मेडुला ऑब्लांगाटा, ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। अब यहाँ पर एक एक का हम कार्य देख लेंगे और एक एक का पुनः विभाजन हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको सब लोग लिख लें, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये जो मस्तिष्क होता है इसको हम तीन भाग में बांटते हैं, ध्यान से लोग इसको देखें। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोजेंसेफ्लॉन। मध्य मस्तिष्क को कहते हैं मेजेंसेफ्लॉन, और पश्च मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? टीलेंसेफ्लॉन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क पुनः दो भागों में बढ़ता है, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। मध्य मस्तिष्क भी दो भागों में बढ़ता है, जिसका पहला भाग होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होता है सेरिब्रल पेडुंकल। और पश्च मस्तिष्क भी दो भाग में बढ़ता है, जो पहला भाग होता है सेरिबेलम और दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। इन सब के कार्य, जैसे सेरिब्रम का यहाँ जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं। सेरिब्रम का क्या मुख्य कार्य होता है? स्मृति, जो चीज हम याद करते हैं, स्मृति। इसका सबसे प्रमुख कार्य है कि जैसे हम कोई चीज याद करते हैं तो जो हमारी स्मृति होती है वो किस में जाके स्थापित होती है? सेरिब्रम में। डायनसेफ्लॉन, इसको पुनः हम दो भाग में बांटते हैं, थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का क्या कार्य है? इसका मुख्य कार्य है दर्द, ठंडी और गर्मी का एहसास। और हाइपोथैलेमस क्या है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर यानी पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें से जो हार्मोन निकलता है उसको वो कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो फिर एक बार देख लें, सेरिब्रम का कार्य क्या होता है? इसमें कोई भी चीज़ हम जो हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक हमें याद रहती है वो कहाँ पे जाके स्थापित होती है? सेरिब्रम में होती है। और इसका दूसरा भाग जो होता है डायनसेफ्लॉन, पुनः दो भागों में बंटता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का क्या कार्य है? हमें चोट लगी, जो दर्द का एहसास हुआ, ठंडी और गर्मी का एहसास है, कहाँ से होता? थैलेमस से होता। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस, इसका मुख्य कार्य क्या है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसमें जो हार्मोन निकलता है वो कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। और बाकी सबका कार्य हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। धन्यवाद।